आज हम अध्याय धातु व अधातु में धातुओं की प्राप्ति किस प्रकार की जाती है के बारे में अध्ययन करेंगे। बालकों, मैंने आपको कल बताया था कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर एक श्रेणी में बांटा जाता है जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। धातुएं, कई धातुएं बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं, कई मध्यम होती हैं और कोई निम्न क्रियाशील धातु होती हैं। इस प्रकार हम जो देखते हैं कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर तीन भागों में बांटा गया था। उच्च अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु और निम्न अभिक्रियाशील धातु। अब हम बात करते हैं कि इन धातुओं को कैसे प्राप्त करते हैं। हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो भूपट्टी है, क्या है? भूपट्टी है। भूपट्टी में धातुएं क्या होती है? पाई जाती है। अब ये धातु पृथ्वी में पाई जाती है, क्या करती है? पृथ्वी में पाई जाती है। इनको खोद कर निकाला जाता है। क्या किया जाता है? खोद कर निकाला जाता है, यानी भूगर्भ से खनन के द्वारा निकाला जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। क्या कहेंगे? खनिज। अब ये क्या है? खनिज। जिन खनिज पदार्थों में कोई धातु सुगम व सरलता से प्राप्त की जा सकती है तो वह उसका क्या कहलाएगा? एस्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एस्टर। क्या कहलाएगा? उस धातु का एस्टर कहलाएगा। अब आप देखते हैं कि एस्टर किसे कहते हैं? वे खनिज पदार्थ। एस्टर किसे कहते हैं अगर पूछा जाए तो वे खनिज पदार्थ जिनसे धातु को प्राप्त करना सरल, सुविधा पूर्वक व लाभदायक होता है, उस धातु का क्या कहलाता है? खनिज एस्टर कहलाता है। अब देखिए, हमने क्या प्राप्त कर लिया? एस्टर प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त कर लिया? एस्टर प्राप्त कर लिया। एस्टर का क्या किया जाएगा? सांद्रण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सांद्रण किया जाएगा। अब आपको पता है कि उच्च अभिक्रिया से जो धातुएं हैं, जैसे कल आपको बताया था कि उच्च अभिक्रिया से धातु कौन कौन सी हैं? अपने पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये क्या है? उच्च क्रियाशील धातु है। क्या है? उच्च क्रियाशील धातु है। अब इन उच्च क्रियाशील धातुओं से शुद्ध धातु हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे? उसमें क्या होता है कि ये जो उच्च क्रियाशील धातुएं हैं, इनका गलित अवस्था में, कौन सी अवस्था में? गलित अवस्था में वैद्युत अपघटन करते हैं। क्या करते हैं? वैद्युत अपघटन करते हैं। किस अवस्था में? गलित अवस्था में हम इनका क्या करेंगे? वैद्युत अपघटन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। क्या होगी? शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी? शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को हम गलित अवस्था में क्या करेंगे? वैद्युत अपघटन करेंगे। क्या करेंगे? वैद्युत अपघटन करेंगे तो हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। मध्यम अभिक्रियाशील धातु, इसमें हम देखते हैं कि मध्यम अभिक्रियाशील धातु है, उनके एस्टर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं कार्बोनेट एस्टर। क्या होते हैं? कार्बोनेट एस्टर। और एक होते हैं उनके सल्फाइड एस्टर। क्या होते हैं? सल्फाइड एस्टर होते हैं। अब मध्य अभिक्रियाशील धातु की बात करें तो बात इसमें आता है जिंक है, लोहा है, लेड है, कॉपर है। ये क्या आता है? मध्य अभिक्रियाशील धातुओं में आता है। किसमें आएगा? मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं में आएगा। अब जो हमारे कार्बोनेट एस्टर हैं, क्या है? कार्बोनेट एस्टर है, उनका तो बालकों क्या किया जाता है? निस्तापन। क्या किया जाता है? निस्तापन।
और सल्फाइड एसीटोन का क्या किया जाता है? भर्जन। क्या किया जाता है? भर्जन। और इसके बाद ये दोनों ही प्रक्रिया करने के बाद हमें धातुओं का क्या प्राप्त होता है? धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? धातु का ऑक्साइड प्राप्त होगा। और वो जो धातु का ऑक्साइड है उसका हम क्या करेंगे? अपचयन करेंगे। क्या करेंगे? अपचयन करेंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? धातु। क्या प्राप्त हो जाएगी? धातु। फिर धातु का हम परिष्करण करके क्या प्राप्त करेंगे? क्या करके? परिष्करण करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे। क्या प्राप्त कर लेंगे? शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे। शुद्ध धातु क्या करेंगे? प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि निम्न अभिक्रिया से जो धातुएं हैं, निम्न अभिक्रिया से धातु हैं जैसे अपना चांदी है, सोना है, उनका जो सल्फाइड एसिड है, क्या है? सल्फाइड एसिड है, उसका हम क्या करेंगे? भर्जन करेंगे। और भर्जन करने के बाद में हमारे पास क्या प्राप्त होगा? ऑक्साइड एसिड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ऑक्साइड। और उसका हम क्या करेंगे? अपचयन कर परिष्करण करके धातु को क्या कर लेंगे? प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से हम एसिडों से धातु क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। अब देखो बात को, मैंने कहा कि कार्बोनेट एसिडों का क्या किया जाता है? निस्तापन किया जाता है। सल्फाइड एसिडों का क्या किया जाता है? अभी भर्जन किया जाता है। अब देखिए कि हमने देखा कि निस्तापन और भर्जन होता है क्या है कि कार्बोनेट एसिडों को वायु की अनुपस्थिति या सीमित मात्रा में गर्म करते हैं। सीमित मात्रा में क्या करते हैं? गर्म करते हैं। जैसे देखो ये है ZnCO3 जिंक कार्बोनेट एसिड है। इसको हम वायु की सीमित मात्रा में क्या करेंगे? गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो ये ZnO प्लस CO2 में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी? बाहर निकल जाएगी। इस प्रकार से हमें धातु का क्या हो गया? ऑक्साइड प्राप्त हो गया। तो ये किसका किया? कार्बन डाइऑक्साइड का। इसमें क्या किया हमने कि वायु की सीमित ये मात्रा या अनुपस्थिति में होता है। सल्फाइड एसिड को क्या करते हैं? भर्जन। इसमें क्या होता है कि जो सल्फाइड एसिड है, क्या है? सल्फाइड एसिड है, क्या है? सल्फाइड एसिड है। जैसे अपन देखें ZnS, इसको वायु के आधिक्य में गर्म करेंगे। क्या करेंगे? वायु के आधिक्य में गर्म करेंगे तो हमें ZnO प्लस SO2 क्या होगा? प्राप्त होगा। हमें ये प्राप्त होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है। तो अगर आपको पूछा जाए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन क्या है? और मोस्ट ऑफ ऑल क्या है? मोस्ट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है भर्जन व निस्तापन में क्या अंतर है, ये आपको पूछा जाए तो आपको बताना है। निस्तापन की बात करें तो निस्तापन यह कार्बोनेट एसिडों का किया जाता है। इसमें वायु की अनुपस्थिति या सीमित मात्रा होती है। ठीक है। भर्जन में क्या होता है? यह है सल्फाइड एसिडों का किया जाता है। इसमें वायु का क्या होता है? आधिक्य होता है। इस प्रकार आपने जाना कि निस्तापन व भर्जन में क्या अंतर है, और ये अपने क्या है? मोस्ट। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? धातुओं की प्राप्ति कर सकते हैं। अब देखो बालकों, हमने यहाँ देखा कि जो हमारी धातुएं हैं, क्या है? हमारी जो धातुएं हैं, उन धातुओं को का हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? निस्तापन और भर्जन से धातुओं का ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो धातुओं का ऑक्साइड है, जैसे कि मैं यही आगे लेके चल रहा हूं, हमें क्या प्राप्त हो गया? ZnO यानी जिंक ऑक्साइड हमें प्राप्त हो गया। अब इसका क्या किया जाता है? परगलन किया जाता है। क्या किया जाता है? परगलन।
क्या किया जाता है? प्रज्वलन किया जाता है, यानी इनको वात्या भट्टियों में गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? वात्या भट्टियों में गर्म किया जाता है। क्या मिलाकर? उचित अपचायक पदार्थ मिलाकर। क्या मिलाकर? उचित अपचायक पदार्थ, यानी कि ZnO प्लस इसमें हम क्या मिलाएंगे? कोयला, यानी कोक मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? कोक मिलाएंगे। तो क्या हो जाएगा बालकों? Zn यानी कि हमें जिंक प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी? बाहर रिलाइज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी? बाहर रिलाइज हो गई, यानी कि जिंक ऑक्साइड का जिंक में क्या हो गया? अपचयन हो गया। अब ये जिंक है इसका हम क्या कर लेंगे? शुद्धिकरण कर लेंगे। इस प्रकार से हम धातुओं से क्या कर सकते हैं? धातुओं का निष्कर्षण करके शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। तो ये था धातुओं की प्राप्त करने की प्रक्रिया। आपके सबसे मोस्ट क्वेश्चन है भर्जन व निस्तापन में क्या अंतर है। आपको ध्यान रखना है कि उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को किस विधि से प्राप्त करते हैं। तो गलित अवस्था में विद्युत अपघटन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी? शुद्ध धातु प्राप्त होगी। मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं से धातु कैसे प्राप्त करेंगे? तो अगर उनका कार्बन एस्क है उसका हम क्या करेंगे? निस्तापन। निस्तापन से हमें क्या प्राप्त होगा? धातु का ऑक्साइड प्राप्त होगा। धातु के ऑक्साइड का हम उचित अपचायक पदार्थ के द्वारा क्या करेंगे? अपचयन करवाएंगे। अपचयन करवाने के बाद हमें क्या प्राप्त होगी? धातु प्राप्त होगी। और फिर उस धातु का हम परिष्करण करके शुद्ध धातु को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से आज हम जाना धातु की प्राप्ति।